हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, बनने वाले समीकरण, अभिक्रियाओं को संतुलित करना, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए बच्चों, ये जो नोट्स बने हुए हैं वो नोट्स आप लगातार उतारते रहें अपनी कॉपी में और उनको याद करने में आसानी रहेगी। जो भी समझाने वाली बात है मैं आपको समझा दूंगा और आप इनको लगातार लिखते रहें। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है, यानी उसके रासायनिक संगठन और भौतिक स्थिति में भी बदलाव आता है, जैसे दूध से दही का बनना, जंग का लगना, दहन होना, श्वसन आदि। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ अपन देख सकते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। गैस का निकास होता है या उत्सर्जन होता है, रंग का परिवर्तन हो सकता है। ये सब नोट्स में लिखाए हुए हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तापमान का परिवर्तन हो सकता है। ये सारे के सारे परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं में संपन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक परिवर्तन है, थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में इस प्रकार का परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे आकार, आयतन आदि में बदलाव आता है, जबकि रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे आपने कागज को फाड़ लिया, पेंसिल का तोड़ दिया, बर्फ का पिघलना, चीनी का घुलना, यानी हम पुनः जो चीज परिवर्तन हो रहा है उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन में आता है। दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इस प्रकार के परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक संगठन में भी बदलाव आता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पूर्ण रूप से नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे जंग लगना, दही का जमना, श्वसन, दहन, पाचन आदि सभी प्रक्रियाएं होती है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। इसमें पदार्थ की अवस्था में बदलाव आता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन आता है, गैस का उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन आता है। ये सामान्यतः परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। अब आते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? रासायनिक समीकरणों को शब्दों में, देखो समीकरण होते क्या है, रासायन अभिक्रियाओं को उनके अभिक्रियाओं को उनके सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसको सूक्ष्म रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने कहा कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इनको मैं इतने शब्दों के रूप में लिखूं तो रासायनिक समीकरण है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। अतः इनको हम इनके प्रतीकों के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कार्बन का प्रतीक C होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। अभिक्रिया करवाई और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब थोड़ी सी और देख लेते हैं इनके बारे में। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो बनता है जल। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें बोलेंगे अभिकारक। यह अभिकारक है वो अभिक्रिया के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड दाएं बाएं हाथ की तरफ रखते हैं। और जो उत्पाद होते हैं, बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनको हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ लिखते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ अभिकारकों
कारक। अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? जो अभिकारक को अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनके परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। इनको LHS साइड और ये RHS साइड। अब ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ अभिकारकों का भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद का मान सदैव बराबर होना चाहिए। यानी जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के यदि यहाँ 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के भी 2 अणु होने चाहिए। अब इसमें देखिए आप, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ देखिए उत्पादों में हाइड्रोजन के 2 ही अणु हैं, ऑक्सीजन का कितना है? 1 ही। तो हम यहाँ इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 4। तो यहाँ हम कितना लगा दें? 2 लगाते, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, 2 दूनी 4। और यहाँ ऑक्सीजन हो गए हैं 2। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। इस प्रकार से उत्पाद और अभिकारक दोनों का संतुलन है वो सदैव रहना चाहिए। अब इस संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है? क्या कारण है कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलन करना जरूरी है? तो हम कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है, ये रासायनिक समीकरण का महत्व हम बताएंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और परमाणुओं की संख्या और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या सदैव बराबर होनी चाहिए। FeSO4 की अभिक्रिया करवाई जिंक से, तो जिंक है वो फेरस को प्रतिस्थापित कर देगा। ये थोड़ा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ मैंने प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिख दी थी। अभिक्रिया जब प्रकार आएंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ जिंक सल्फेट और फेरस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, आपने मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई, तो यहाँ क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है। तो अभिकारकों में 2 है, तो हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे और इसको भी 2 से गुणा करेंगे। देखो संतुलित है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। और अभिक्रिया देख सकते हैं आप चाहो तो, लेकिन आप फिलहाल नोट्स लिख रहे हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार से करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना बहुत आवश्यक होता है। यह प्रश्न आपके बनता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को क्यों संतुलित किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न आ जाएं तो इसमें आपको आसानी से पता होना चाहिए। चलो हम बात करते हैं, किसके करेंगे? किताब के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि फेरस की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर, यहाँ हाइड्रोजन है, सॉरी जल है, वो वाष्प के रूप में है, अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ बनेगा फेरस ऑक्साइड, यानी जंग है ये भैया, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। सर्वप्रथम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। चलो बॉक्स बना लेते हैं। Fe के चारों ओर ये लो बॉक्स बना दिया। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी जल के चारों ओर बॉक्स बना दिया और यहाँ लिख दिया फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के चारों ओर हमने बॉक्स बना लिए हैं। असंतुलित समीकरण की सूची बनाते हैं। तो सूची बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे तत्व। कौन कौन से तत्व हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे कौन कौन से तत्व भाग रहे हैं? फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ LH साइड में, LH साइड में देखना, यहाँ फेरस कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। ऊपर देखते जाओ, आसानी से मिल जाएंगे आपके। और यहाँ RHS साइड में, RHS साइड में ये रहा उत्पाद वाला हिस्सा,
इस साइड में देखते हैं फेरस कितने हैं, 3 है। ये लो भाई, यहाँ 1 और यहाँ 3 है, इसका मतलब संतुलित तो नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अपन फेरस और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित अवस्था में नहीं है, जबकि हाइड्रोजन संतुलित अवस्था में है। आगे चलते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं O2 के लिए। O2 के लिए देख लेते हैं प्रारंभ में कितने हैं, यहाँ एक ही है, L H S साइड और R H S साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही था। यानी कहाँ था वो भी, जल में था, जल में था। और उत्पादों में कितना है, उत्पाद में हम देखते हैं कि फेरस जो ऑक्साइड है इसमें है, और वो है कितना, 4 है। तो इधर हम कितने से गुणा करें कि बराबर हो जाए, ये बराबर होने जरूरी है। इधर 1 है और इधर 4 है, तो इसको 1 से को मैं किससे गुणा कर दूं, 4 से गुणा कर दूं। किससे गुणा कर दूं, 4 से गुणा कर दूं, तो यहाँ 4 बराबर 4 हो जाएगा। हो गया। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारकों, अभिक्रिया में शामिल तत्वों, यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। कहीं आप तुम सूत्रों को बदल दो, सूत्रों को नहीं बदलना है। आगे चलते हैं। अब जो संतुलित नहीं है उसको हम संतुलित करते हैं। जैसे फेरस और हाइड्रोजन परमाणु अभी भी संतुलित अवस्था में नहीं है, तो इसी केस की एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। कौन सा लोगे, आपकी मर्जी के हिसाब से ले लेना। मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूँ H2 के लिए। सबसे पहले बड़ा वाला देख लिया ना। अब H2 के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 4H2O है। ये 4 कहाँ से आया, अभिक्रिया में पहले तो नहीं था। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ हमने इसी गुणा 4 से किया है इसको, तो 4 से गुणा कर दिया। इसका मतलब यहाँ कितने हो गए, 4 दूनी 8। ओ हो, ये तो 8 हो गए लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में कितने हैं, देखिए यहाँ में तो है ही नहीं कुछ भी। तो H2 में देख लेते हैं। H2 से अभिक्रिया हो गई ना, H2 गैस बन रही थी, तो किससे गुणा करूं मैं, ये पहले से मौजूद था, ये पहले से ही मौजूद था। तो यहाँ कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। और इधर अपने कितने हैं, 2 गुणा 4। याद रखने योग्य बात है, दोनों 4, यहाँ 2 अपने गुणा किया तो 4 दूनी 8 हो जाते हैं। इधर भी अपन 8 लिख लेते हैं, जो प्रारंभ में इस प्रकार से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है। अब समीकरण कैसा होगा, अब जो समीकरण है वो आपका बनेगा, देखना, फेरस प्लस 4H2O रिएक्शन साइन Fe3O4 प्लस 4 से किया था ना गुणा अपने को, 4H2O। ये अपने पास समीकरण बन रहा है। अब ये आंशिक रूप से संतुलित है। अब हम क्या करेंगे, बचा हुआ क्या है, फेरस है, तो फेरस को भी जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं। फेरस मैं Fe को चुनाव करता हूँ। Fe के लिए फेरस LH साइड, फेरस का स्थिति क्या है, और RH साइड में फेरस की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। फेरस कितने इधर, पहले कितने हैं, एक ही है, देखिए एक ही है, ध्यान रखना। फिर इधर कितने हैं, इधर तो हमने पहले से बना रखा था भाई, Fe3O4 है, यानी 3 है यहाँ पहले से मौजूद है, 3 पहले से ही मौजूद हैं। तो यहाँ एक ही है, ये एक ही है, तो मैं 1 को 3 से गुणा करता हूं, तो यहाँ कितने प्राप्त हो जाते हैं अपने को, 3 प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो समीकरण बनने वाली है वो इस प्रकार से बन जाएगी। देखो, फेरस यहाँ कितने लगाए थे, फेरस के 3, ठीक है।
प्लस 4 आगे H2O के लगाए थे, रिएक्शन साइन FeCO4 फेरस ऑक्साइड प्लस 4H2O। अब देखिए फेरस कितने हैं, 3 है, इधर भी कितने हैं, 3 है, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8 है, इधर भी 4 दूनी 8 है। ओ मैंने गलती से ये लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन गैस बन रही थी, अरे भाई अरे मिट जा। हाँ यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 से गुणा करो इसको, 4 एकम 4, इधर कितने हैं, पहले से ही 4। इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया अपनी पूर्ण रूप से संतुलित है। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हम इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि। दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या अब बराबर हो चुकी है और यह समीकरण अब संतुलित है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणन का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब भौतिक अवस्था को संकेतों के रूप में लिखना बहुत जरूरी होता है, लिक्विड है या फिर गैस के रूप में है या फिर किस रूप में ये समीकरण है। तो देख लेना, थोड़ा सा लिख लेते हैं। आपने कहा कि Fe3 आपको प्राप्त हो गया, सॉरी 3 Fe प्राप्त हो गए हैं, यहाँ से 4 H2O प्राप्त हो गए हैं और यहाँ से आपको प्राप्त हो गया है फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखो हमेशा अगर कोई भी तत्व है इस रूप में 2 लगा हुआ है तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखना कि वो गैस है, क्योंकि गैसें होती है वो परमाणविक रूप में नहीं रह सकती, वो आणविक रूप में रहती है। और अणु है वो 2 परमाणुओं से या ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ फिर सीधी सी बात है सॉलिड अवस्था में है, एस का मतलब सॉलिड हो जाएगा, एस का मतलब सॉलिड, सॉलिड का मतलब ये लो हिंदी में लिख देते हैं, प्योर हिंदी लो, ठोस। जी का मतलब हो गया गैस और एल का मतलब हो गया लिक्विड, मतलब द्रव। एक और आता है एक्यू, एक्यू का मतलब हो गया जलीय विलयन। जलीय विलयन। अब ध्यान देने योग्य बात ये क्या है, हमने शुरुआत में बात कर ली थी कि H2O धातुएं हैं। आगे हम पढ़ाई करेंगे तो हम देखेंगे कि धातुएं होती है वो सामान्य जल से क्रिया नहीं करती है, लेकिन यहाँ ये पानी है वो भाप के रूप में, मतलब गैस के रूप में है, तभी ये क्रिया हो रही है। यहाँ से जो जंग लगेगी वो ठोस अवस्था में होगी, लेकिन यहाँ से निकलने वाली गैस है वो उड़ जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तीर के निशान के द्वारा दर्शा सकते हैं कि ये उड़ रही है ऊपर, इसका मतलब ये ऊपर उड़ रही है। अब प्रश्न यहां से बनते हैं, देखना ये पहला प्रश्न बनता है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। दूसरा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से करते हैं। चरणबद्ध तरीके से लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों आ सकते हैं, क्यों आवश्यकता है और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार कर सकते हैं। ये आपके नोट्स हो गए। अब हम अगला चैप्टर अध्याय इसी में दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, देखिए सबसे पहला अभिक्रिया आती है वो है संयोजन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो, देखो स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम कहेंगे वो संयोजन अभिक्रिया है। जैसे आपने कहा कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो यहाँ पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि पानी से करवाते हैं तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, थोड़ा सा
अगर यहाँ से 2 बनेगा तो यहाँ से H2 गैस रिलीज नहीं होगी। कि जब भी आप बिना बुझे चुने, ये बिना बुझा हुआ चूना है, आप बाजार से कड़ी लाते हो और उसको पानी में डालते हो, पानी में डालते यहाँ से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस भग 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 करता हुआ उबलता हुआ आपको द्रव प्राप्त होता है, वो ये है। ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, जलीय विलयन है पानी के साथ। अब ये देखो यहाँ जो रासायनिक समीकरण बन रहे हैं उनको थोड़ा सा आपको अध्ययन करने के लिए अलग चैप्टर का अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं किस प्रकार से बन रही है, ये ऐसे ही क्यों बनती है, इन सब का अध्ययन करने के लिए आप थोड़ा सा पीछे आओगे तो यहाँ हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण किस प्रकार से बनते हैं। हालांकि 9th क्लास का चैप्टर है, उसमें आपने पहले पढ़ लिया होगा। अगर आपके फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको जरूर निश्चित तौर पर ये समझा दूंगा कि रासायनिक समीकरण है वो कैसे बनते हैं, उनके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं वो आपको याद करनी होंगी। तो थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं, पहले अपना लेसन पूरा कर लेते हैं। तो वे रासायनिक से अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप और कर सकते हो यहाँ से, जैसे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ जो बन रहा है उसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, बाहरी वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। याद रखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, वो संगमरमर भी यही है। और आपका जो ये जब कड़ी करते हो आप, चूने की पुताई करते हो, उसके बाद में जो सफेदी आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही आती है, और यहाँ से निकल जाता है पानी, यहाँ से पानी निकल जाएगा। हाँ एक बात और, ये ठोस अवस्था में है और ये किस अवस्था में होगी, ये लिक्विड अवस्था में होगी, ये जल विलीन, ये एक क्यू बोलेंगे इसको। इसी प्रकार से ये एक क्यू है और ये है आपका गैस है, और यहाँ बनेगा वो सॉलिड बनेगा और ये लिक्विड के रूप में या भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। इन अभिक्रियाओं को संतुलित है वो संतुलित कर लीजिए, आपको करना ही होगा। इसके अलावा और देख लेते हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करवाई, ऑक्सीजन से करवाई। देखो ये दोनों ही गैस दिख रहा है ना, यहाँ 2 2 लगाया है मैंने, इसका मतलब दोनों ही गैसें हैं। यहाँ देखिए क्या बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ से मैं संतुलित कर देता हूँ, ये संतुलित तो आपको करना ही पड़ेगा हर बार। ये किस अवस्था में है, देखो ये लो सबको पता है, ये क्या है, जल है। अब दूसरी प्रकार की अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल 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 अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम उनको उल्टा, संयोजन अभिक्रिया को उल्टा कर देते हैं। आपने कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा और तोड़ कर क्या किया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में बांट दिया, ये लो वियोजन अभिक्रिया हो गई उल्टा। यहां से आपने पानी लिया और इसका क्या किया, विद्युत अपघटन करवाया, विद्युत अपघटन करवा देते हैं इसका, तो क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ से ऑक्सीजन, है ना। इसी प्रकार से आपने फेरस सल्फेट की अभिक्रिया, फेरस सल्फेट को तोड़ा, थोड़ी सी गर्मी दी, उष्मा। देखो उष्मा को हम इस चिन्ह के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, याद रखिए त्रिभुज का सा चिन्ह है, यहाँ फिर उष्मा लिखने की जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से बनेगा फेरस फेरिक ऑक्साइड, ये है थोड़ा लिख देता हूं, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर टाइऑक्साइड गैसें यहाँ से रिलीज होती है, दोनों गैस के रूप में है। ये भी गैस है, आप कोई बता सकता है ये क्या है, अरे ये है भाई सॉलिड, और ये किस अवस्था में है, ये पहले से ही सॉलिड अवस्था में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे
कैल्शियम कार्बोनेट, लास्ट में अंतिम उत्पाद अपना बना था वियोजन में, उसको तोड़ देते हैं, क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। ये पहले से संतुलित है सॉलिड अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, और ये गैसीय अवस्था में निकल जाएगी। अब तीसरे नंबर की अभिक्रिया आती है, अब हम थोड़ा सा अध्ययन और कर लेते हैं बुक्स में आई हुई अतिरिक्त अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी होती है? जब जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन, जैसे आपने NaOH की अभिक्रिया HCl अम्ल से करवाई तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और पानी। इसी प्रकार से NaOH की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, HNO3 से करवाते हैं, तो यहाँ बनेगा। इस प्रकार से आप और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या समीकरण है वो आसानी से बना सकते हैं। किसी भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे और इस प्रकार से कोई लवण और जल का निर्माण होता रहेगा। दूसरा होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपने ईंधन कार्बन की यानी CH4, मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यानी इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का ज्यादातर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती है। और भी अपने हिसाब से आप देख लेना, ये ताप प्रदान करती है साथ में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। ऊष्माक्षेपीय की अभिक्रियाओं के उदाहरण और भी हैं, आपके शरीर में भी ये प्रक्रियाएं चलती है। जैसे पाचन है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ध्यान देने योग्य बात, ध्यान रखने की, जब आपके शरीर में आप जब आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है तो वो किससे होता है? ग्लूकोज से होता है, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज है वो, उसमें कोशिकाओं में इसका दहन होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे श्वसन भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसके अलावा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, उसके विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे चीनी का पानी में घुलना, यानी जैसे ही ऊर्जा का वहां से अवशोषण करता है और आपको क्या महसूस होती है? ठंड महसूस होती है। तो ये सारी अभिक्रियाएं थी। थोड़ा सा और ध्यान रखना, यहाँ जितनी भी आपकी संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रियाएं थी, वे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं होती है। और जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं, यानी टूटना, अपघटन होना अभिक्रियाएं हैं, वे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये स्पेशली ध्यान रखना, आप आपको समझ में आ जाएगी कि ऊष्माक्षेपी कौन कौन सी है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी का मतलब है संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी का मतलब है वियोजन अभिक्रिया है। नंबर 3, नंबर 3 अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, एक मिनट रुको, और इसको, हाँ,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज्यादा सक्रिय तत्व है, कम सक्रिय तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ थोड़ा सा आपको सक्रियता का क्रम देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने पास चैप्टर है। हाँ, ये देखो, यहाँ से ध्यान ध्यान देना आप, पोटेशियम सक्रियता क्रम यही रहेगा, सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है वो पोटेशियम है, दूसरे नंबर पर आएगी वो सोडियम आएगी, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सक्रियता क्रम देखेंगे तो हम देखते हैं कि ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। जैसे आपने कहा फेरस की अभिक्रिया, क्या आप जिंक सल्फेट से करवा सकते हो, देखो जिंक सल्फेट से, अब ये इसको विस्थापित करेगा, क्या कर सकता है, ऊपर कौन और नीचे कौन है, देखो जिंक नीचे है और फेरस, जिंक नीचे है, ऊपर है और फेरस नीचे है, इसका मतलब ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के समीकरण आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हम ये अभिक्रिया उल्टी लिखेंगे, फेरस की अभिक्रिया करवाएंगे, जिंक सल्फेट है उसकी अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया फेरस सल्फेट से करवाते हैं, तो यहाँ से फेरस है वो निकाल दिया जाता है और यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट प्लस फेरस। ठीक है, इसी प्रकार से और भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें आसानी से आप देख सकते हो, जैसे और देख लेते हैं, बनाओ भाई, फेरस की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवा दूं तो हो सकता है कि हाँ फेरस है वो श्रेणी में ऊपर आ रहा है, देखो फेरस यहाँ आ रहा है और कॉपर यहाँ है, इसका मतलब जो नीचे वाले तत्व हैं उनको विस्थापित किया जा सकता है, तो ये विस्थापित हो जाएगा और यहाँ से बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। और भी कर सकते हैं, जैसे पीबी की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, कॉपर क्लोराइड से करवाते हैं, कॉपर क्लोराइड से करवाते हैं, तो हो जाएगा पीबी Cl2 प्लस कॉपर, यानी कि यहाँ लेड क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात है, ये सारणी पूरी आपको बनानी ही होगी, तभी आप इनको सही तरीके से विस्थापन अभिक्रियाओं को हल कर सकते हो। अगले नंबर की अभिक्रिया आती है वो है द्विविस्थापन, वो विस्थापन थी, ये द्विविस्थापन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कर लेते हैं ना, जैसे आपने कहा कि सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया हम बेरियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो यहाँ बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जो सोडियम है वो इसकी जगह या बेरियम है वो इसकी जगह, यानी ये आपस में यही केवल इंटरचेंज हो रहे हैं, देखिए यहाँ। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसको अपन दो लगा के संतुलित और साथ में कर लेते हैं। ये सारे क्या हैं, एक्वा हैं, ये भी एक्वा है, ये भी एक्वा है, ये बेरियम सल्फेट तो सॉलिड होगा, लेकिन ये क्या होगा, इसका विलयन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। मैं बार बार रिपीट फिर कर रहा हूं कि ये जो समीकरण आप बना रहे हो वो आसानी से बना सकते हो, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा का पूरा, क्योंकि रासायनिक समीकरणों को लिखना बड़ा ही टफ होता है, लेकिन अगर सीख जाओगे तो बहुत सरल होता है, आपके किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो हम कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आसानी से आयनों का आदान प्रदान होता है, या हम और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, कोई लगता है कि एक आदि से पार नहीं पड़ती, तो हम देख लेते हैं लेड की अभिक्रिया करवाते हैं, पीबी की अभिक्रिया
Pb नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से करवाने पर, ये रिएक्शन साइन कहाँ से आ गया बीच में, करवाने पर, ये रिएक्शन साइन, यहाँ देखो ये पोटेशियम है और ये लेड है, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बनेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, और क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ से अपन ने पी आयोडाइड बना, आ गया, पीबी आयोडाइड बना देते हैं। तो इस प्रकार से यह भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब आगे हम अध्ययन करेंगे उपचयन, ऑक्सीकरण या अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्वों का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्वों का त्याग होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर, कॉपर की अभिक्रिया है, देखना ध्यान देखना, कॉपर की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवा देते हैं, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड है। फेरस की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, यहाँ एक तत्व के साथ दूसरा तत्व जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ाव ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन के साथ धातु का जुड़ाव ही यहाँ इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात एक और है, यहाँ मान लो थोड़ा सा और देख लेते हैं, अपचयन को अलग अलग कर लेते हैं, बाकी दोनों अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ ही, लगभग साथ साथ ही चलती है। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतों का संयोग होता है और ऑक्सीजन या ऋण विद्युतों का त्याग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपने यही कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा दी, तो यहाँ से कॉपर प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, पानी बन जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं नहीं तो बोलो कैसे निकल गया। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन। क्यों, क्यों हो रहा है, देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए उपचयन हो रहा है। अब यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है बेचारे का, इस कॉपर का हो रहा है अपचयन। क्यों, हमने पहले थोड़ी कहा था ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्वों का वियोग अपचयन कहलाएगा। तो इस प्रकार से यानी यदि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है, जो कि चलती है, तो इस अभिक्रियाओं को हमने क्या नाम दे दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कह दिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ चलती है, तो हमने उसका नाम दे दिया रेडॉक्स अभिक्रिया नाम दे दिया। अब कुछ चैप्टर थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, वो और देख लेते हैं। फिर आता है संक्षारण। ये संक्षारण क्या है, मैं सामान्य भाषा में लिखूं तो मैं इसको कह सकता हूं जंग लगना, सीधा सा है। जब किसी धातु पर अम्ल और आर्द्रता के कारण, आर्द्रता मतलब वाष्प की बात करूं, पानी भाप अवस्था में के कारण लाल भूरी परत चढ़ जाती है तब धातु संक्षारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, या सामान्य बोलचाल में इसे जंग लगना भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल में क्या कहेंगे, जंग लगना। इसके कारण ये
साल दर साल बहुत सारा लोहा नष्ट हो जाता है। जहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, वहाँ जंग लगना एक आम बात होती है। जैसे आपने और भी देखा होगा, जैसे लोहे पर तो लाल भूरी परत चढ़ती है, इसके अलावा चांदी पर काली-काली परत चढ़ जाती है, तांबे पर भी हरी नारायण भगवान की परत चढ़ जाती है। अब इनका बचाव कैसे कर सकते हैं? तो चांदी को पेंट करो भाई, नहीं। लोहे पर पेंट करो, ग्रीस लगाओ, यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन करो, यानी जिंक की गैल्वेनाइजेशन क्या है इसके बारे में थोड़ा आएगा चैप्टर, फिर बता देता हूँ। यानी जिंक की पतली परत चढ़ाना, जिंक की पतली परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। इससे हम लोहे का बचाव आसानी से कर सकते हैं। एक शब्द और आता है, विकृत गंधिता क्या है? वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहती है तो इसका स्वाद और गंध दोनों ही बदले जाती है, अर्थात उसका उपचयन हो जाता है। उपचयन का मतलब क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ाव, यानी ऑक्सीडेशन हो जाना से विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचने के लिए वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको वायु रोधी बर्तनों में रखा जा सकता है या ऑक्सीजन गैस हटाकर उसे नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस में भर जाती है। आपने चिप्स की थैलियां देखी होगी, चिप्स की थैलियां भरी भरी मोटी मोटी आती है, क्यों आती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि वो लंबे समय तक खराब नहीं हो। अगर आपको कोई चिपकी हुई दे दे तो भाई उसको लेना ही मत, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो उसका ऑक्सीडेशन पहले से ही हो चुका होता है और वो गंध और स्वाद है वो बदल जाते हैं। अतः हमें चिप्स की भरी हुई थैली लेनी चाहिए भाई। अब हम इसमें थोड़ा चैप्टर छूट गया था, वो है रासायनिक समीकरणों का बनना। देखो कैसे बनते हैं रासायनिक समीकरण, इसके लिए हमें एक अलग से चैप्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो लेशन है वो पहले से ही बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो, तो हम इसको छोटा बनाना चाहेंगे। तो रासायनिक समीकरणों को बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं, मैंने आपको बता दी थी। जैसे तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, संयोजकता आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना चाहिए। ये मैं सारे की सारी डिटेल आपको बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा बच्चों, चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय सिया राम।